बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनरावृत्ति करा रही हूँ और आज बारी है पद्य पाठ 5 सुमित्रा नंदन पंत के लिखी हुई कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पावस शब्द का मतलब होता है कि वर्षा ऋतु, यानी पर्वत प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा की ऋतु देखने में कैसी प्रतीत होती है, इसका वर्णन किया गया है। तो पाठ में क्या बताया गया है, संक्षेप में मैं वो कविता के सारांश के रूप में उसको आपको बता दूं कि इस कविता में पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र में जब वर्षा होती है तो प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कैसा उसका रूप बदलता रहता है। कवि ने अपनी एक अनुभूति, एक अपनी भावना को यहाँ कविता के रूप में व्यक्त करने की कोशिश की है और बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। सुंदर शब्दों का प्रयोग करके कवि ने पहाड़ों का मानवीकरण कर दिया है और उस मानवीकरण के आधार पर उन्होंने माना है कि जैसे मनुष्य किसी चीज़ को देखकर खुश होता है, प्रसन्न होता है, ठीक वैसे ही पर्वत जो है अपनी आँखों से अपना रूप निहार निहार कर प्रसन्न हो रहा है। तो विभिन्न प्रकार के उसके विशाल वृक्ष, वहाँ के तमाम फूल, वहाँ के तालाब, सबका दृश्य वर्णन यहाँ किया गया है, जिसमें कि वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तन को, प्रतिपल होने वाले परिवर्तन को दिखाया गया है। तो मैं कठिन शब्दों को भी बताऊंगी साथ में और आपको कविता का अर्थ भी पढ़ाऊंगी। तो मैं प्रारंभ करती हूँ। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अब लोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो देखिए, पावस ऋतु थी, यानी कि कविता जब लिखी जा रही है उस समय का वर्णन करते हुए कवि ये बता रहा है कि उस समय पावस ऋतु थी, वर्षा ऋतु थी। तो मैं थोड़े से शब्दों के अर्थ भी लिख दूं ताकि आपको कठिनाई ना हो। पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु। फिर क्या है? फिर है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वत प्रदेश मतलब पर्वतीय क्षेत्र, वो तो आप जानते ही हैं। मेखला का शब्द है, मेखला का मतलब होता है करधनी, करधनी के आकार का, करधनी के आकार का। फिर है असीम, विशाल का मतलब बहुत बड़ा, सहस्त्र का मतलब हजार, सहस्त्र हजारों। फिर है दृढ़ सुमन, दृढ़ का मतलब होता है आंख और सुमन का मतलब होता है फूल, यानी पहाड़ों पर जो खिलने वाले पुष्प हैं, फूल हैं, वो कैसे लगते हैं, वो कैसे वो देख रहा है, उसका वर्णन है। अवलोकना मतलब देखना, अवलोक, अवलोक मतलब देखना। महाकार, विशालाकार, महाकार, विशाल आकार। ताड़, तालाब, तालाब। और दर्पण मतलब शीशा या आईना जिसको कह सकते हैं। दर्पण का मतलब शीशा या आईना, जो आपको समझ में आए उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो कठिन शब्द हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं
आपको अगर लगता है कि आपकी पुस्तक में लिख लीजिए, आपको ज़रूरत है तो नोट कर लीजिए। मैं अब इसका भावार्थ पढ़ाती हूँ। कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वत प्रदेश था। पर्वत प्रदेश यानी पहाड़ी उस क्षेत्र में वर्षा की ऋतु थी, जिसे देखकर उन्हें लगा कि इस वर्षा ऋतु में पहाड़ों ने तो अपना रूप बदल दिया है। पहाड़ों का रूप जो है हर क्षण उनके देखने भर में ही इतना ज़्यादा परिवर्तित हो रहा था, इतना प्रतिपल हर क्षण इतना रूप बदल रहा था कि उसके बदलते रूप को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर कवि सुमित्रानंदन पंत की आंखें जो रहती खुली रह जाती हैं। तो उन्हें लगता है कि ये रूप कितना अनुपम है, अनोखा है। मेखलाकार पर्वत अपार, और जो जहाँ से बैठ करके वो पहाड़ों के उस दृश्य को देख रहे थे, वो दृश्य कैसा था? मेखलाकार, करधनी के आकार का चारों ओर किनारे से गोलाकार खींचा हुआ था। तो उनकी आंखें उस करधनी के आकार के फैले हुए विशाल पर्वतीय क्षेत्र को, पर्वतों को निहार रहा था, देख रहा था। तो उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि इन पहाड़ों का जो दृश्य है वो कितना अनुपम और अनोखा है। और इस विशाल रूप को देखकर और प्रतिपल परिवर्तित होने वाले रूप को देखकर कवि आनंदित हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि कितना सुंदर ये पावस ऋतु यहाँ लग रही है, जिसमें पहाड़ों का, वातावरण का जो दृश्य है वो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़। तो करधनी के आकार के जो विशाल विशाल बड़े बड़े पर्वत थे वो ऐसे चारों ओर से फैले हुए गोलाकार दिख रहे थे कि जैसे लग रहा था कि अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़। अब यहाँ पर उन्होंने, कवि ने मानवीकरण कर दिया है। दीर्घ सुमन फाड़ यानी आँखों को फैलाकर, फाड़ कर। तो आँखें एक मनुष्य की होती हैं और मनुष्य उन्हें फैलाकर किसी भी चीज़ को निहारता है, देखता है। लेकिन कवि को क्या लगता है कि ये पर्वत जो है, जो करधनी के आकार का चारों ओर फैला हुआ है, जैसे अपने विशाल रूप को देखकर अचंभित है, आश्चर्यचकित है। तो वो क्या कर रहा है? अपने सहस्त्र, अपनी हजारों हजारों आँखों को दीर्घ सुमन, फूलों, जो पहाड़ों पर फूल खिले हैं, उन फूलों को देखकर कैसा लगता है? जैसे वो फूल नहीं है, पहाड़ों की आंखें हैं। अब यहाँ पर इस पंक्ति में मानवीकरण कर दिया गया कि वो पहाड़ों की आंखें हैं और उन आंखों को वो फाड़ करके, फैला करके पर्वतीय क्षेत्र का जो दृश्य है उसे वो देख रहा है, उसके अनुपम रूप को निहार रहा है। अब लोक रहा है बार बार अपना रूप देख रहा है कि कितना अनुपम और अनोखा रूप है। नीचे जल में निज महाकार, अब कैसे देख रहा है? नीचे के जल में, यानी कि गोलाकार पर्वतों के बीच कहीं ऐसा जल है, और वो जल क्या है? दर्पला ताल, यानी ताल मतलब तालाब। तो जो ठीक पर्वतों के नीचे विशाल फैला हुआ तालाब है, जिसका जल जो है बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है, शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसको देखकर उसमें पड़ने वाली पर्वतों की परछाई जब उसमें दिख रही है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने पहाड़ों पर खिले हुए फूल रूपी आँखों से वो अपना ही रूप निहार कर, देख कर आश्चर्यचकित हो रहा है, अचंभित हो रहा है। तो पहाड़ों की विशालता का वर्णन करते हुए कवि ने यहाँ पर ये कहा है कि किस तरह से वो अपने रूप को निहार रहा है, किस तरह से अपने रूप को वो देख रहा है, ये वर्णन किया गया है। जिसके चरणों में पला ताल, जिसके पैरों के नीचे, चरणों में यानी पैरों के ठीक नीचे, यानी ये मान लीजिए कि चारों ओर से पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बीच में तालाब फैला हुआ है। उस तालाब का जल जो है बिल्कुल स्वच्छ है और स्वच्छ जल में अपने विशाल रूप को देख करके आश्चर्यचकित है। कैसे आश्चर्यचकित? अपना विशाल रूप अपनी ही पुष्प रूपी आँखों से देख करके, जैसे अपने विशाल रूप को देख करके वो निहार करके प्रसन्नचित होकर के बहुत अचंभित है। तो ये कहा गया है, अपने प्रतिबिंब को देखकर, अपनी परछाई को देख करके। अब लोक रहा है बार बार देख रहा है, क्योंकि वो इतना आश्चर्यचकित है कि अपने विशाल रूप को देखकर उसे स्वयं पर आश्चर्य हो रहा है, अपना रूप।
तो उसे वो उस स्वच्छ दर्पण से कहा है कि नीचे जल में निज महाकार, अपने विशाल, निज मतलब अपना, महाकार मतलब रूप, महान आकार यानी बहुत बड़े आकार को वो उस रूप में, पर्वत के उस रूप को, अपनी ही परछाई को किसमें देख रहा है, उस जल के भीतर देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाता, पलना। अब यहाँ पर ये कहा कि यहाँ भी मानवीकरण, यानी कुल मिला के देखा जाए तो पूरे पर्वतीय क्षेत्र का कवि ने मानवीकरण ही किया है, उसे मनुष्य माना है। और छायावादी कवियों की ये बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वो प्रकृति के रूप को मानवीकरण करके देखते हैं। कभी वो स्त्री के रूप में देखेंगे, कभी वो बच्चों की तरह देखेंगे, कभी वो मनुष्य की तरह देखते हैं, तो अनेक रूप वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसी तरीके से उन्होंने जिसके चरणों में पला था, जिसके पैरों के ठीक नीचे तालाब फैला हुआ है, दर्पण सा फैला है विशाल, और कैसा शीशे के समान, आईने के समान चमकता सा उसका रूप है। उस चमकते रूप की जो खूबी है वो क्या है कि उसके विशाल आकार को उस चमकते पानी में देखकर पर्वत स्वयं अचंभित है कि उसका इतना विशाल आकार है। और कवि ने उस रूप का वर्णन मानवीकरण करके उस प्राकृतिक दृश्य, पर्वतीय क्षेत्र के दृश्य का वर्णन इतने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कि जैसे वो स्वयं उसे देख देख कर वर्षा ऋतु में परिवर्तन, वर्षा ऋतु के होने वाले परिवर्तन को आश्चर्यचकित रूप से देख रहा है कि क्या पहाड़ों की वर्षा ऐसी होती है जिसमें पहाड़ों पर होने वाले परिवर्तन को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि क्या ये ऐसा रूप है जिसमें पहाड़ परिवर्तित हो जा रहे हैं, बादल परिवर्तित हो जा रहे हैं, पहाड़ों का रूप अलग हो जा रहा है, फूल जो हैं आंखों जैसे दिख रहे हैं, विशाल आकार उनके पैरों के नीचे फैले हुए तालाब में दिख करके वो आश्चर्यचकित हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र का वर्णन यहाँ पर किया है कि कैसे पहाड़ों के क्षेत्र का जो वर्णन होता है वो कितना आश्चर्यचकित कर देने वाला होता है। तो कुल मिलाकर मैं आपसे ये बता दूं कि कवि छायावादी कवि हैं, और छायावादी कवि की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो ये होती है कि वो पहाड़ों पर या प्रकृति का जो स्वरूप होता है उस स्वरूप का वर्णन वो किसी प्रकृति के उस स्वरूप का वर्णन वो मानवीकरण करके करते हैं। कभी वो स्त्री मानते हैं, तो सुमित्रानंदन पंत ने ये माना है, उन्होंने संध्या सुंदरी कहा है, एक उनकी कविता है संध्या सुंदरी। उस संध्या सुंदरी कविता में शाम के समय को एक स्त्री मान लिया कि वो कैसे सज संवर करके धीरे धीरे धरती की ओर आ रही है, कैसे उसका रूप दिखाई दे रहा है, उसके आंचल लहरा रहे हैं तो कैसा लग रहा है, कैसे उसका रात का वातावरण जब बढ़ रहा है तो लग रहा है कि उसके केशपाश जो हैं वो फैल रहे हैं, सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरीके से अनेक रूपों में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कवि यहाँ पर करते हुए अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है। अर्थात छायावादी कवि की किसका जो सौंदर्य वर्णन होता है, प्रकृति के प्रति उसका जो मोह होता है उसे यहाँ दिखाया गया। और सुमित्रानंदन पंत को तो कहा गया कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, पंत जी के लिए माना गया कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, यानी प्रकृति की भावनाओं को बड़े सुकोमल रूप से देखते हुए उसके स्वरूप का वर्णन ये करते हैं। तो ये यहाँ पर कहा गया है, तो इसी का वर्णन इन्होंने किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं, इसमें मैं अभी और आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसका काव्य सौंदर्य लिखवा दूं आपको। तो मैं इस बोर्ड पे लिखी चीज़ को रब करने चल रही हूँ। पर्वतीय क्षेत्र के सौंदर्य का वर्णन कवि ने इतने सुंदर ढंग से किया है कि ये लगता ही नहीं है कि कवि पहाड़ों का वर्णन कर रहा है, लगता है किसी की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। वो मनुष्य है जिसने बड़े प्यार से पर्वतीय क्षेत्र को देखा, उसके कैसे उसने अपने रूप को निहार रहा है, कैसे उसकी सुंदरता देख रहा है, सभी चीज का वर्णन यहाँ किया गया है। तो सबसे पहले कवि ने पर्वतीय
क्षेत्र में होने वाली वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। चित्रात्मक शैली के माध्यम से प्रकृति के प्रतिपल परिवर्तित होने वाले रूप का चित्र कवि अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा है। तो देखिए, ये मैंने थोड़ा सा चीज़ आपको बताना शुरू किया है कि चित्रात्मक शैली यानी जो पर्वतीय क्षेत्र का रूप है उसका चित्र की तरह खींचा गया है कि कैसे उसका चित्र बनाया जा रहा है। जैसे एक सफ़ेद कागज़ पर कोई चित्र बना दिया जाए और फिर दिखाया जाए कि उस चित्र में उन्होंने क्या क्या दिखाया है। उसी तरह कवि के मानस पटल पर उसका एक चित्र बन गया है और उस चित्र का वर्णन उन्होंने अपने शब्दों में डाल करके कविता के रूप में दिखाने की कोशिश की है। इनकी भाषा बहुत सहज लेकिन सामासिक है। अब सामासिक का मतलब हुआ कि जहाँ इन्होंने कविता में शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों में उन्होंने कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया है और जिसके कारण उन शब्दों को मेल को ही उन्होंने सामासिक शब्दावली के प्रयोग के माध्यम से कविता का वर्णन करते दिखाया है। तो सामासिक वाणी हो गई इनकी। फिर है कविता का सहज रूप मानवीकरण करके दिखाया गया है। जैसे अपने सहस्त्र सुमन हाड़ और लोक रहा है बार। जैसे अपने सहस्त्र दृढ़ सुमन हाड़ अवलोक रहा है बार मतलब बार अपना रूप जो है देख रहा है। तो ये मानवीकरण के रूप में हो गया। और इसके बाद आगे है, अब नहीं दिखाई देगा आपको तो मैं इसके नीचे नहीं लिख रही हूँ, तो इतना पहले उतारिए फिर मैं आपको आगे की चीज़ लिखवाऊँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
मैंने कैमरे को बिल्कुल एडजस्ट कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मानवीकरण करके कविता का जो रूप दिखाया गया है उसका वर्णन जो किया जा रहा है वो पंत जी की भाषा में अत्यधिक सौंदर्य प्रदान करने वाला है, अत्यधिक रूप को निखार करके प्रकट करने वाला है। तो इसका वर्णन यहाँ पर किया गया। मैं इसको रब करती हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे उम्मीद है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। तो कविता का जो वर्णन चल रहा है उसी को यहाँ दिखा रही हूँ। फिर अगला है पर्वत, पर्वत प्रदेश और परिवर्तित प्रकृति, परिवर्तित प्रकृति में पवर्ण की आवृत्ति है। तो वर्णों की आवृत्ति जहाँ पर होती है वहाँ पर अलंकार जो होता है अनुप्रास हो जाता है। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ प वर्ण की आवृत्ति के कारण प वर्ण की आवृत्ति के कारण, प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है। फिर है दृग सुमन, दृग सुमन शब्द में रूपक अलंकार। अब रूपक क्या है? जहाँ उपमेय और उपमान जो रहते हैं एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने ये माना है कि जो वहाँ फूल खिले हैं वो उनके फूल नहीं बल्कि वो आँखें हैं। तो ये रूपक अलंकार हुआ कि उनको फूलों को आँखों के समान देखा गया है कि वो आँखें हैं। फिर इसके बाद का जो है दर्पण सा फैला है विशाल, में सा आ रहा है तो उपमा अलंकार। अब स का मतलब हो गया समानता, यानी जहाँ उपमेय और उपमान के बीच में समानता दिखाई जाए, समानता का रूप है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और इसको दिखाने के लिए सा, से, इव, जिम, जैसे आदि शब्दों का प्रयोग रहता है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर दर्पण सा यानी दर्पण के समान, दर्पण के समान यानी समानता का सूचक हो गया। तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो गया। उसके बाद मैं तत्सम शब्दावली के लिए लिख देती हूँ। कविता में तत्सम शब्दावली में सौंदर्य, भाषा के सौंदर्य ने भाषा के सौंदर्य में वृद्धि कर दी है, भाषा के सौंदर्य में वृद्धि कर दी है। तो जैसे दृग, जैसे दृग, सहस्त्र,
प्रकृति, दर्पण, इत्यादि। मैंने कुछ शब्द भी तत्सम के लिख दिए हैं ताकि आपको जो कठिनाई हो वो ना हो और आपको समझ में आ जाए। तो उम्मीद है कि पहला वाला ये अनुच्छेद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद के अनुच्छेद को मैं इसके बाद वाले वीडियो में बनाऊंगी तो आपको पढ़ाऊंगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो।